नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु देश की एक ख्यात यूनिवर्सिटी जिसने पत्रकारिता के क्षेत्र में एक ऐसा मानक, एक ऐसा आयाम स्थापित किया है। पत्रकारिता की एक पूरी नर्सरी अगर उसे कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो हमारे साथ माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलगुरु के.जी. सुरेश जी हमारे साथ हैं। सुरेश जी, आपका IND24 में बहुत बहुत नमस्कार। कहते हैं कि सबने हंसता देखा, सबने चलता देखा, मेरे पाँव नहीं देखे, ऊंचाई दिखी सबको, मेरे घाव नहीं देखे। कुछ कमरों से शुरू हुआ सफर एकड़ों में फैलेगा और सबसे बड़ी बात, रोजगार परक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। यह कल्पना जब साकार होती प्रतीत हो रही है तो एक समग्र प्रतिक्रिया में पहले यूनिवर्सिटी की यात्रा पर चलें। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे प्रेरणा पुंज दद्दा पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की पुण्याई है, जिसके वजह से हमने 34 वर्ष पहले 2 कमरों से जो यात्रा शुरू की, आज 5 परिसर, जिसमें 2 भव्य परिसर भोपाल में और रीवा में, इसके अलावा खंडवा दतिया में परिसर, भोपाल में 2 परिसर और लगभग 1600 संबद्ध अध्ययन केंद्र आज पूरे देश में, जहां लगभग 2 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ये किसी कल्पना के परे हैं साहब। कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा कोई भी विश्वविद्यालय शायद भारत के शिक्षा पद्धति के इतिहास में इतना विकास हुआ है किसी विश्वविद्यालय का। और याद रखें, पूरी तरह स्वायत्त विश्वविद्यालय है, जिसको न राज्य शासन का न केंद्र शासन का 1 रुपए अनुदान में मिलता है। अपने ताकत पर यह बड़ा है। यहां तक कि रीवा में जो जमीन तक खरीदी गई, जमीन तक मिला है, वो सरकार ने नहीं उपलब्ध कराई है, वो अपने पैसे से खरीदा है। 7वां वेतन आयोग अपने कर्मचारियों को देते हैं तो अपने पैसे से देते हैं। जितने भवन बने हैं, जितने भव्य परिसर बने हैं, वो अपने पैसे से बनाया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का पूरे देश का एक अनोखा मॉडल है ये, जो आज तक नहीं हुआ, जहां सारे संबद्ध अध्ययन संस्थाएं वो निजी क्षेत्र के हैं और ये सरकारी शासकीय विश्वविद्यालय है। तो शासकीय विश्वविद्यालय के सारे संबद्ध अध्ययन केंद्र निजी, ये PPP मॉडल का भी एक अनोखा उदाहरण है। तो मैं समझता हूं कि पूरे शिक्षा जगत में माखनलाल चतुर्वेदी बिल्कुल एक अपना अलग पहचान रखता है। और सोचिए, एक राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय है, लेकिन हमारा जो विजिटर या जिनको हम कुलाधिपति कहते हैं, वे भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो बिल्कुल ही एक विशिष्ट विश्वविद्यालय है। हाँ, इसका पहचान पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नाम से है, लेकिन आज ये बहुविषयीय विश्वविद्यालय है जी। अगर पूरे प्रदेश में और मध्य भारत में, जिसमें छत्तीसगढ़ को भी मैं शामिल कर लेता हूं और आसपास के प्रदेशों को भी शामिल कर लेता हूं, अगर गांव-गांव तक कंप्यूटर शिक्षा पहुंचा है तो उसका श्रेय जो है माखनलाल विश्वविद्यालय को जाता है। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल लेश मात्र भी ये जो है संकोच नहीं है कि 90% से ज्यादा प्रदेश के पटवारी हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। इस देश में पहला बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस BCA प्रोग्राम अगर शुरू किया तो हमारे विश्वविद्यालय, इस देश में AICTE अप्रूव्ड प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं। तो मैं समझता हूं कि कंप्यूटर के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में और मैनेजमेंट में, इन सब क्षेत्रों में जो है अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। और उस कारण इस वर्ष इंडिया टुडे और द वीक, दोनों पत्रिकाओं ने और टाइम्स नाउ, तीनों ने टॉप 10 में विश्वविद्यालय को स्थान दिया है। अच्छा, ये एक और बड़ा कौतूहल है, और कि चूंकि पत्रकारिता, मैं भी ऐसे ही समझ पा रहा हूं कि इसको पत्रकारिता विश्वविद्यालय के तौर पर इसलिए भी शायद जाना गया होगा कि बायो है, मैथ है, कॉमर्स है, आर्ट है, तो बच्चा बहुत अच्छा है तो बायो या मैथ ले लेगा, एवरेज है तो कॉमर्स ले लेगा, बिलो एवरेज है आर्ट ले लेगा। ये एक सामान्य हमारी सोच थी। लेकिन वो छात्र जिसका सामाजिक जुड़ाव है,
जिसको सामाजिक सरोकारों में रुचि है, जो करंट अफेयर्स में जानकारी रखता है, करंट अफेयर्स की, लिखने का शौक है, बोलने का शौक है, उसकी इन सारी उसके प्रतिभाओं को एक सब्जेक्ट मिल जाए, एक रास्ता मिल जाए, तो आर्ट, कॉमर्स, साइंस और इनसे हटके एक जब पत्रकारिता को एक रास्ता मिला, और जिस प्रकार की सूचना क्रांति के युग में जितना पत्रकारिता और जर्नलिज्म का स्कोप बढ़ा, तो उतने पेशेवरों की जरूरत भी थी। उस जरूरत को भी कहीं ना कहीं पूरा किया है यूनिवर्सिटी ने। तो जिस प्रकार से जो स्टूडेंट्स का आपके साथ एक्सपीरियंस है, उनके प्लेसमेंट को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, उस पर भी एक प्रतिक्रिया। नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखिए, देश में कई विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता विभाग है, उसमें 2-3 पाठ्यक्रम है। आप सोचिए, लगभग 30 पाठ्यक्रम हम देते हैं, 30 पाठ्यक्रम। पूरे देश में कोई ऐसा संस्था नहीं है जो पत्रकारिता में जो है, जबकि भारत का सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाला भारत सरकार का भारतीय जनसंचार संस्था है, जिसका मैं पूर्व महानिदेशक रहा, है ना। लेकिन वहां भी इतने पाठ्यक्रम नहीं है, और पाठ्यक्रम है तो भी वो डिप्लोमा है। अब जाकर इस वर्ष से उन्होंने मास्टर्स का शुरू किया है, क्योंकि अब वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बनाया है। लेकिन इससे पूर्व तो डिप्लोमा देते थे। यहां यूजी, पीजी और पीएचडी, यानी कि कोई कल का मीडिया शिक्षक भी बनना चाहता है तो वो भी आपके लिए उपलब्ध है। बिल्कुल ठीक है। 9 विभाग तो सिर्फ मात्र मीडिया के विभिन्न आयामों से संबंधित है, यानी कि जो प्रिंट मीडिया है उससे लेकर न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी। और जब मैं इधर 4 वर्ष पूर्व आया तो मुझे लगा कि सबसे सशक्त माध्यम जनसंचार का तो सिनेमा है, तो सिनेमा का भी एक विभाग होना चाहिए। हमने डिपार्टमेंट ऑफ सिनेमा स्टडीज, सिनेमा अध्ययन विभाग शुरू किया, और आज वो इतना कामयाब है कि देश का एकमात्र विभाग है जो डिप्लोमा से लेकर पीएचडी तक जो है सिनेमा में देता है। तो ऐसा कोई आयाम जनसंचार का, विज्ञापन, जनसंपर्क है, मीडिया मैनेजमेंट है, मीडिया प्रबंधन। मीडिया में आप सिर्फ कर्मचारी के नाते नहीं, पत्रकार के नाते नहीं, मीडिया का प्रबंधन कैसे जाए, तो एमबीए मीडिया मैनेजमेंट, तो उसमें भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो विभिन्न आयाम, मीडिया के सभी आयामों को एक छत के नीचे अगर कहीं मिलता है तो वो ये। और इसी कारण आज देश के जितने भी मीडिया संस्थाएं हैं, उनका पहली प्राथमिकता माखनलाल से विद्यार्थियों को ले जाना है, इसलिए कैंपस प्लेसमेंट करते हैं। और हमारा अभी तक का रिकॉर्ड यह है कि हमारा आम तौर पर कोई भी विद्यार्थी, अन्यथा अगर वो समझ लेता है उसे किसी और फील्ड में जाना है तो बात अलग है, वो बेरोजगार नहीं रहता है। क्षमतावान विद्यार्थी के लिए तो कोई अब तो हमारे विद्यार्थी फिल्मों की दिशा में जाने लग गए हैं। आज देश के बड़े बड़े ओटीटी वेब सीरीज जो लिख रहे हैं, हमारे विद्यार्थी लिख रहे हैं। मैं तो उदाहरण के तौर पर आपको बता सकता हूं कि आपका पंचायत और गुल्लक जिन्होंने लिखा, स्क्रिप्ट लिखा है, दुर्गेश सिंह, वो हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। तो हमारे विद्यार्थी तो अब ऐसा कोई फलक नहीं है जहां हमारे विद्यार्थी नहीं है। तो ये जो पूर्व जो विद्यार्थी हैं और जो तमाम क्षेत्रों में जाकर विश्वविद्यालय की उस संकल्पना को साकार कर रहे हैं और बेहतर कार्य कर रहे हैं, तो उनकी कोई एक एलुमनी है जो वर्तमान छात्रों को बिल्कुल मार्गदर्शन भी दे। बिल्कुल, क्योंकि आप ऐसा नवाचार करते रहते हैं। तो हमने कोरोना के समय में ही पहली बार हमने विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही एक अलुमनाई प्रकोष्ठ या पूर्व छात्र प्रकोष्ठ शुरू किया, जिसके तहत हम लोग 2 कार्यक्रम करते हैं। एक पूर्व छात्रों के लिए जिसका नाम है सृजन, यानी कि हमारे छात्र आज रचनात्मक क्षेत्र में जो है बहुत काम कर रहे हैं, तो लेकिन उनको मंच नहीं मिलता है। शुरुआत में वो कविताएं लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, लघु कथाएं लिखते हैं या अपने अनुभवी लिखते हैं। और इसमें भोपाल के भी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर संजीव शर्मा जी आपके आकाशवाणी के वरिष्ठ संवाददाता हैं, और वो कई प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने यात्रा की है, उस संस्मरण को उन्होंने प्रकाशित किया, तो उनको हमने मंच प्रदान किया। सृजन एक ऐसा मंच है जहां हम अपने पूर्व विद्यार्थियों को उनके पुस्तक, उनका रचनाओं को जो है सार्वजनिक रूप में प्रस्तुत करने का एक मंच देते हैं। ये तो पूर्व विद्यार्थियों के लिए। लेकिन पूर्व विद्यार्थियों का लाभ, जैसे आपने कहा, उसका कैसे लिया जाए, अभी उनके जो अनुज हैं, उनके बहनें हैं, उनके लिए कैसे किया जाए, इसके लिए हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है, सीनियर से संवाद। और ये सीनियर से संवाद के तहत जो है हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, हमारे विद्यार्थी, पूर्व विद्यार्थी, उनको हम आमंत्रित करते हैं, वे आके अपना अनुभव साझा करते हैं। तो ये क्लासरूम टीचिंग से बिल्कुल अलग है।
लेकिन क्लासरूम भी इंटरेस्टिंग है। हमारे यहाँ कई विभागाध्यक्ष जो इस वक्त है वो हमारे ही पूर्व छात्र रह चुके हैं, यहीं से सीखकर यहीं शिक्षक बने और यहीं के जो है विभागाध्यक्ष बने। ये भी और हमारे जो विजिटिंग फैकल्टी है उसमें भी कई लोग जो इंडस्ट्री से आते हैं, क्योंकि हम सिर्फ अपने थ्योरी नहीं पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं। तो कई जो लोग यहाँ स्थानीय पत्रकार हैं, यहाँ हो, रीवा में हो, खंडवा में हो, दतिया में हो, उन स्थानीय पत्रकारों को जो हमारे विद्यार्थी रहे हैं उनको हम आमंत्रित करते हैं और वे आके कक्षाएं लेते हैं, नियमित कक्षाएं लेते हैं। जी, अगर मैं सर 2.5 दशक पहले देखूं तो सिर्फ एक संप्रेषण का अगर एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम देखूं तो सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, और सरकारी कॉलेज की बात करूं तो 4 सरकारी कॉलेज, तो जिसमें IIMC दिल्ली और फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे, बॉम्बे। तो 2.5 दशक में ये करीब 100 गुना बढ़ गया ये क्षेत्र। तो निश्चित रूप से पेशेवरों की ज़रूरत थी। उस संख्या में प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट नहीं बढ़े, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं बढ़े। तो कहीं ना कहीं ये इस सोच ने उस चीज़ को समझा कि जैसे ही सूचना क्रांति का युग आएगा तो दक्ष पेशेवरों की ज़रूरत होगी, जो ये समझें कि सूचनाओं का महत्व क्या है, सूचनाओं को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, जो मानवीय संवेदना और सामाजिक सरोकारों को भी समझें। तो सर जैसे उनको एक फील्ड की ट्रेनिंग या लाइव ट्रेनिंग दे लें, कई यूनिवर्सिटी ने क्या उनको कहीं बड़ी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में विजिट कराया जाता है, ऑन स्टडी ट्रेनिंग पे भेजा जाता है, इंटर्नशिप भी कराई जाती है। देखिए, पत्रकारिता एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो सिर्फ क्लासरूम टीचिंग से नहीं होता या थ्योरी पर नहीं चलती है। थ्योरी की आवश्यकता है आपके फाउंडेशंस को मजबूत करने के लिए, उस सिद्धांत को समझना आवश्यक है, लेकिन बाकी प्रैक्टिकल है। इसके लिए हमने एक नवीनतम जो है स्टूडियो का निर्माण किया है अपने नए परिसर में, जहां उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता है। और हमने एक चैनल शुरू किया है, यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है MCU दर्शन। जैसे दूरदर्शन है वैसे ही MCU दर्शन है। इसके माध्यम से हम प्रायोगिक प्रशिक्षण हम अपने विद्यार्थियों को प्रदान करते हैं। यही नहीं, पिछले 15 अगस्त को हमने जो है इस देश का नवीनतम सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो क्रमवीर वो हमने शुरू किया, जो आज 25 किलोमीटर के रेंज में सुनाई देता है। और इसमें सिर्फ हमारे विद्यार्थी सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, वो साक्षात्कार कर रहे हैं, क्योंकि हमारा नया परिसर जो है थोड़ा ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ है, भोपाल शहर के बाहर है, बिशनखेड़ी में है। तो उनको विकास पत्रकारिता का सही मायने समझने में भी, किसानों के बीच में जाना, लोगों से बात करना, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से बात करना, इसका भी प्रत्यक्ष में अनुभव मिल रहा है। और उसका कारण है कि मात्र 5 महीने के स्थापना के अंदर नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड हमको 10 लाख रुपए का अनुदान देती है। CSR के अंदर नहीं, वो कह रहे हैं कि आप एपिसोड बनाइए और किसानों तक हमारे बात को पहुंचाइए। क्या बात ये, और यही नहीं, तीसरा, मैंने जैसे कहा कि हम इंडस्ट्री के लोगों को वहां बुलाते हैं, उनसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिलवाते हैं, और हमारे विद्यार्थियों को हम इंटर्नशिप दिलाते हैं। कई समाचार पत्रों में, चैनलों में, डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी। तो आज भी बड़े गर्व के साथ है, मैं पूरे देश का मेरा भ्रमण रहता है और मैं जहां भी जाता हूं मुझे MCU के विद्यार्थी मिलते हैं, और ये कोई कनिष्ठ स्तर के नहीं, वरिष्ठ स्तर के, संपादक स्तर के लोग वो मिलने आते हैं कि हम अपने कुलगुरु से मिलने आए हैं, हमारे विश्वविद्यालय के। वो इतना गर्व आपको महसूस होता है। कई बार हवाई अड्डे में लोग रोक के जो है फोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं कि मैं इस बैच का विद्यार्थी रहा हूं। सर, ये जो नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, वो एक नई सोच इस सरकार ने, क्योंकि बहुत सालों से एक ही शिक्षा नीति पर काम कर रहे थे, तो नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसा क्या उसका बेनिफिट है जो आपको लगता है कि आगामी जो एक दशक होगा उसका एक परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाले पहले विश्वविद्यालयों में माखनलाल चतुर्वेदी। इसीलिए प्रश्न है। आज अपने प्रदेश में भी कई विश्वविद्यालयों में अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन हमारे विद्यार्थी 4th वर्ष में पहुंच चुके हैं। बहुत कठिन था, और आज पूरे देश में मीडिया का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जब तैयार करने की बात आती है तो सारे देश के विश्वविद्यालय आज माखनलाल की तरफ देखता है और हमसे पाठ्यक्रम लेते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है कि अंतर विषयीय है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है अंतर विषयीय है। एक पत्रकार के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह जो है
उसकी समझ अलग अलग विषयों की हो। और आज ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बदौलत वो जो है अलग अलग विषयों पर आज वो अध्ययन कर सकता है इलेक्टिव के माध्यम से। उसको संगीत का भी एक्सपोजर हम देते हैं, साइकोलॉजी का भी एक्सपोजर देते हैं, लीडरशिप स्किल्स भी देते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी देते हैं। ये बड़े महत्वपूर्ण। ये जो उसका बहुआयामी जो व्यक्तित्व है, उसका सर्वांगीण विकास, समुचित विकास, उसके बहुआयामी व्यक्तित्व, वरना मात्र वो पत्रकार बन के निकलता है, उसके अंदर किसी और विषय के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के चलते आज आप यकीन नहीं करेंगे, एनसीसी और एनएसएस क्रेडिट वाले कोर्स बन गए हैं। अब ये शौकिया नहीं जाएंगे एनसीसी और एनएसएस में, 4 क्रेडिट मिलता है अगर आपने एनएसएस किया तो ये बड़ा परिवर्तन आया है। तो मैं समझता हूं कि, और दूसरा भाषा पर अब बहुत महत्व दिया गया है। भाषा में, वर्तनी में हम लोग भाषा प्रयोगशाला बना रहे हैं, ताकि जो मातृभाषा प्रभाव है वो, कई बार आप तो टेलीविजन के जगत से इतने वर्षों से जुड़े हुए हैं, कई बार हम देखते हैं कि अच्छे अच्छे पत्रकारों के अंदर भी मातृभाषा प्रभाव है। उनका जो स्थानीय भाषा बोली का कहीं ना कहीं प्रभाव उनके बोलचाल में, उसको कैसे सुधारा जाए, उच्चारण कैसे सुधारा जाए, इन सब चीजों पर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि चूंकि सर्वांगीण विकास, एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल डेवलप करना, जो करंट जो समस्याएं हैं उनको, उनसे जूझना, डिप्रेशन मैनेजमेंट, चीज़ों को समझना, ये बेहद ज़रूरी है। सिर्फ पढ़कर निकलने के बाद एक रोजगार की तलाश और उसका डिप्रेशन, जिस प्रकार से देश में बेरोजगारी की दर है और जिस प्रकार से यूथ में एक निराशा का भाव बढ़ रहा है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जब इन घटकों का समावेश किया गया तो उसका कितना बेनिफिट आगे मिलने वाला है? नहीं, बिल्कुल मिलेगा ना। अभी आप ये सोचिए कि हम लोग कोर्स चलाते हैं जिसमें हम बताते हैं बच्चों को कि किस तरीके से अपना सीवी लिखा जाए, आपको अपने बात को कैसे प्रस्तुत करना है ना। क्योंकि आपको एक दूसरा ऑप्शन भी हम दे रहे हैं। कंप्यूटर का जो हमारा विद्यार्थी है उसको हम मोबाइल पत्रकारिता के बारे में भी बता रहे हैं, हम उसको जो है डेटा एनालिटिक्स के बारे में भी बता रहे हैं पत्रकार को, हमारे पत्रकारिता के विद्यार्थी को, तो डेटा में जा सकता है। वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी बता रहे हैं हम उसे मोबाइल जर्नलिज्म भी बता रहे हैं, हम उनको एनवायरमेंटल साइंस भी बता रहे हैं, पर्यावरण विज्ञान। क्यों आज पर्यावरण के विषय पर आपको लिखने में आज ये जरूरी नहीं है। पत्रकारिता मतलब सिर्फ राजनीति पर लिखना नहीं है। जी सर, जिस प्रकार से अगर आप देखें, आपने कहा कि बहुआयामी हो गई है पत्रकारिता, तो जो छात्र, जिस प्रकार से एक छात्रों का एक सपना रहता है कि वो एक ऐसे कैंपस में, बड़ा कैंपस हो, हॉस्टल हो, हर चीज हो, व्यवस्थित हो सब, तो निश्चित रूप से एक शहरी क्षेत्र में बड़ा सीमित भवन था, तो इस भवन में उन सारी जो आप मूलभूत जरूरतें, उनका ख्याल रखा गया है, भवन की जो विस्तार। बिल्कुल, मेरे लिए देखिए किसी सपने से कम नहीं था। जब मैं आया तो हम सिर्फ विकास भवन में एमपी नगर से ही चलाते थे, आधा अधूरा काम था। कोरोना के समय में हमने उसे पूरा किया और आज उसका नतीजा है कि हमारे पास, आपने अभी अवसाद की बात कही, तनाव की बात कही, हमारे पास मेडिटेशन सेंटर है जहां विद्यार्थी जाके जो है वो ध्यान में, आराम से ध्यान में मग्न हो सकते हैं, खेतों के बीच में, है ना, हमने बनाया है। हमने जो है हर छात्रावास में, चाहे वो बालिका छात्रावास हो या बालक छात्रावास हो, हमने उसमें जो है जिम यानी व्यायामशाला का हमने व्यवस्था की है। हमने वहां टेक्नोलॉजिकली, हम किसी तरीके से शहर से बाहर हैं, हमने जियो का और बीएसएनएल का टावर लगाया है ताकि जो है हमारा इंटरनेट में कहीं कोई दिक्कत ना हो। वहां एक छोटा सा अस्पताल है, हमने एक अस्पताल स्थापित किया है। और एक मेस का एक और बड़ा इश्यू है, जहां होमियो है और दुनिया भर के। देखिए क्या है कि कई बार जो नए विद्यार्थी आते हैं उनको घर के खाने का एक उम्मीद रहता है, मेस में उतना संभव नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जब जैसे ही हमें शिकायत मिली, उस पर हमने कार्रवाई की और नए वेंडर को लेकर आए। और क्योंकि हमको नियमों का पालन करना पड़ता है, क्योंकि हम शासकीय संस्था है, भले हम स्वायत्त हो, तो इसलिए वहां हमको L1 जैसे चीजों को फॉलो करना पड़ता है। और वो हमने, उस समस्या को हमने समाधान कर लिया है। खाने पीने की पूरी व्यवस्था है जो है। उसके अलावा वो और भी अन्य चीजें भी, हमारा एक सेंट्रल कैंटीन है जी, जो कैंटीन में जो है अन्नपूर्णा कैंटीन हमने बनाई है,
जहां हम विद्यार्थियों को। और वहाँ उस टाइप का सर, जब इतने छात्र छात्राएं रह रहे हैं, तो जैसे कहीं वो शॉपिंग कुछ करना चाहें, कुछ ऐसा कोई ऐसा हाँ कॉम्प्लेक्स बिल्कुल, बना है? एक शॉपिंग प्लाजा भी बन गया है और जल्दी ही वहां एटीएम भी लग जाएगा। तो हमने उसको एक छोटा सा कस्बा, और हमने उसका नाम दिया है माखनपुरम। क्या बात है ना, दद्दा के नाम पर ही हमने दिया है। और लगभग 100 परिवार कर्मचारियों के संकाय के वो वहीं रह रहे हैं। उनके लिए सामुदायिक केंद्र बना है, उस सामुदायिक केंद्र में व्यायामशाला है, उस सामुदायिक केंद्र में स्विमिंग पूल है। अच्छा सर, सबसे महत्वपूर्ण होता है सिलेबस। सामान्यता क्या है कि जो हमारी सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं और जो हमारा कॉरपोरेट जगत है, तो हमारा पाठ्यक्रम और हमारे कॉरपोरेट जगत की जो नीड है वो बड़ा मिसमैच रहती है। पढ़ाया जो जा रहा है उसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि अब आप तो खुद ही ये यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो जो सिलेबस है वो वर्तमान ज़रूरतों के अनुकूल हो, उसकी डिमांड हो, पढ़ के निकले तो वो दक्षता कॉरपोरेट की डिमांड बने। तो क्या सिलेबस पर भी उतना रिसर्च किया गया है कि अपडेटेड सिलेबस हो यूनिवर्सिटी? हमारा एकमात्र विषय, इसलिए इसको बार बार रेफर करते हैं बाकी विश्वविद्यालय भी, क्योंकि हम सबसे ज्यादा, याद रखिए मैंने आपको बताया कि मैं महानिदेशक रह चुका हूं भारतीय जनसंचार संस्थान में। 2016-17 के दौरान जो है, मैंने वहां न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट, न्यू मीडिया डिपार्टमेंट मैंने वहां स्थापित किया। लेकिन उससे कई वर्ष पूर्व से माखनलाल में जो है डिपार्टमेंट ऑफ न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी चल रहा है। यानी कि माखनलाल ने नवाचार करने में तब भी आगे रहा है। ठीक बात, ये माखनलाल की परंपरा रही है। और हर वर्ष बीओएस, जिसमें उद्योग जगत के लोग जुड़े हुए हैं, मीडिया उद्योग के, उनका सलाह, उनका मशवरा के साथ साथ जो है हम इसमें, अब जैसे अब हमने क्या क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ दिया है, हमने जो है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स को जोड़ दिया है, हमने ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, एनिमेशन, कॉमिक्स, सब कुछ हमने जोड़ दिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ड्रोन पत्रकारिता वहां सिखाया जाए। ड्रोन अभी हम किराए पर लेकर करते हैं, ड्रोन हम खरीदने जा रहे हैं। जल्दी डिजिटल लैब की स्थापना होने जा रही है। जिस प्रकार से आपने कहा कि फील्ड में जब काम करने से जितनी समझ बढ़ती है, उतनी ही समझ किसी भी पाठ्यक्रम का जब आप लाइव डेमो देते हैं, जैसे कोई इवेंट हो गया, कि जैसे सिनेमा है तो फिल्म फेस्टिवल हो गया, या पत्रकारिता का कोई विषय है तो डिबेट्स हो गया, तो इस प्रकार के कंपटीशन भी बिल्कुल। हमने 2 वर्ष पूर्व बहुत ही प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लघु फिल्मोत्सव चित्र भारती का आयोजन किया था, जिसमें अक्षय कुमार आए थे, जिसमें विवेक अग्निहोत्री आए थे, जिसमें अभिनव कश्यप आए थे, जिसमें नागभरना जी आए थे। देश के बेहतरीन निदेशक, देश के बेहतरीन कलाकार, अदाकार, वो सब आए। और लगातार अभी केरला स्टोरी हुआ, केरला स्टोरी के सभी कलाकार, निदेशक विपुल शाह समेत सब आ गए थे। अभी कुछ ही दिन पहले प्रीति झंगियानी आई थी। अभी कुछ दिन पहले वहां काफी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स, चाहे वो आदित्य सेठ हो, ये सब स्पेशल एक्सपीरियंस रहता है, ये कला, इनका इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है विद्यार्थियों के साथ, उनका विद्यार्थियों के साथ। अभी नल्लमुथु, जो वाइल्ड लाइफ फिल्म्स के सबसे मास्टर माने जाते हैं, नल्लमुथु साहब आए और एक दिन पूरा विद्यार्थियों के साथ जो है वहीं हॉस्टल में रहकर, हमारे गेस्ट हाउस में रहकर विद्यार्थियों के साथ उन्होंने समय बिताया। तो हम इस तरीके का जो देश के बेहतरीन लोगों को हम लेकर आ रहे हैं। और अभी जल्दी राहुल रावेल साहब आने वाले हैं, जिन्होंने लव स्टोरी और बेताब जैसे फिल्में बनाई थी। तो इसी तरह इंडस्ट्री के भी जो दिग्गज हैं, जो प्राइम टाइम एंकरिंग कर रहे हैं, उनको हम लोग बुलाते हैं। अच्छा, मैं चूंकि मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और ये मेरी एक पत्रकारीय दृष्टि है, जी जी, मैंने हमेशा बड़ी यूनिवर्सिटी में या बड़े विश्वविद्यालय में छात्रों में और उच्च प्रबंधन के बीच में एक गैप देखा जी। बतौर कुलगुरु बड़ा नाम है, भारी भरकम शब्द है, लेकिन चाहे कोई डिजिटल अपनी मैगजीन का शुभारंभ करे, कोई नाटक का शुभारंभ करे, कोई किताब लिखे, स्टूडेंट जब भी कोई नया काम करता है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उस विषय से संबंधित एक्सपर्ट्स तो आते ही हैं, लेकिन छात्र होस्ट होता है, डिपार्टमेंट होस्ट होता है, लेकिन आपकी प्रेजेंस बिल्कुल अभिभावक की तरह रहती है। ऐसे 20वें कार्यक्रम मैंने बहुत डीपली ऑब्जर्व किया, तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट के साथ बिल्कुल ग्रास रूट पर जुड़कर काम करने में बहुत इतना यूनिवर्सिटी को मैनेज करना और फिर उनके साथ इतना कनेक्शन। मेरा 24 घंटे काम करने का वर्किंग स्टाइल है, तो इसलिए कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि एक होता है वीसी और दूसरे होते हैं स्टूडेंट्स वीसी। जैसे पीपल्स प्रेसिडेंट कहते हैं ये स्टूडेंट के वीसी हैं,
मैं हमेशा स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध हूं। मैं उनके साथ हॉस्टल में जाके खाना खाता हूं और वे रात को 10 बजे भी आ जाए। मेरे विद्यार्थियों की ये अनुमति है कि वो डायरेक्ट मुझसे जो है सोशल मीडिया के माध्यम से अपने समस्याओं को बताते हैं। मेरे विद्यार्थी जो हैं सीधे जो है मुझे व्हाट्सएप मैसेज देते हैं, मुझे फोन करते हैं। तो मेरा 1-to-1 संवाद मेरे ज्यादातर विद्यार्थियों के साथ है और वो कभी भी मिलना चाहते हैं। मैं ऐसे विद्यार्थियों को जानता हूं जो मुझसे आके कहते हैं कि सर हम फलान विश्वविद्यालय से पढ़कर आए हैं, बड़े प्रतिष्ठित हैं, लेकिन हमने 3 वर्ष में हमने कभी कुलगुरु का शक्ल नहीं देखा। लेकिन ऐसे हमारे विद्यार्थी तो रोज कभी भी उनका मन करता है कि सर को आज मिला जाए, आ जाते हैं। थोड़ा वेट करना पड़ता है क्योंकि मेरी बैठकें चल रही होती है। बैठक खत्म हुआ मैं विद्यार्थियों को बुला लेता हूं अंदर, क्योंकि मैं मूलतः एक शिक्षक हूं, मैं मूलतः एक पत्रकार हूं। मेरा वो स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। मुझे आनंद आता है उनसे मिलने में, क्योंकि हम उन्हीं के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। तो वो अधिकारी वाले मोल्ड में हम लोग नहीं रहते हैं। जी जी। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न सर कि जो ये वर्तमान में जो विस्तार है यूनिवर्सिटी का, जो विजन है और जिस प्रकार से आपने कहा कि एक स्वायत्त संस्थान है, तो जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है या जो यूनिवर्सिटी का स्थान है शैक्षणिक, उसमें कितना परफॉर्मेंस है, कहाँ किस रैंक पर है यूनिवर्सिटी? नहीं, मैंने जैसे बताया कि वैसे तो टॉप 10 में हमारे सभी संस्थाओं ने जोड़ दिया है, लेकिन मैं इससे भी खुश नहीं हूं। जी। पहली बार हमारे 34 वर्ष के इतिहास में हम लोग पहली बार नैक के साइकिल में गए हैं। इस बार हम नैक के साइकिल में गए। उम्मीद है, कुछ कमियां हैं, मैं खुद अभी से ही मैं खुल के, मैं एक पत्रकार हूं, मुझे स्पष्टवादी, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। कुछ कमियां, क्योंकि 34 वर्षों का एक ये रहा है, हमारे पेंडिंग सारी चीजों को हमने 6 वर्ष से जो है आपका क्या कहते हैं कन्वोकेशन, 6 वर्ष से कन्वोकेशन नहीं हुआ था, वो हमने कर दिया, सभी बैठकें पूरी कर दी। अब 1 वर्ष का, इसी वर्ष हमारा नैक ग्रेडिंग आ जाएगा और जितना बेहतर मिलता है, अगर कम मिलता है तो उस पर और मेहनत करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो है देश के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में हमारी गिनती होगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो हर सन्नाटा मुखरित होगा जब मैं स्वर लेकर पहुंचूंगा, उम्मीदों की राह चला हूं, मैं खुशियों के घर पहुंचूंगा। जिस प्रकार से 34 वर्ष पहले एक स्वप्न आज एक बृहद संकल्पना के साथ साकार हो रहा है, माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में यह एक अनूठा संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान है। और संस्थान के कुलगुरु के सुरेश साहब, चूंकि वो पत्रकारिता का विश्वविद्यालय है और पत्रकारिता की कार्यशैली 24/7 है, तो वो स्वयं को खुद भी 24/7 वीसी कहते हैं। वो 24/7 24 घंटे कुलगुरु उस गुरुकुल में उपलब्ध हैं, रत हैं दिन रात उस संस्थान को उन्नति और प्रगति के शिखर पर ले जाने में। तो सर, तमाम सारे पहलुओं पर जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी की कार्यशैली को, यूनिवर्सिटी की सोच को, यूनिवर्सिटी की संकल्पना को और यूनिवर्सिटी की उपलब्धियों को समझने का मौका मिला, मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए छात्र और अभिभावक जो इस क्षेत्र में अपने बच्चों का करियर देख रहे हैं, उन सबको ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं पूरे देश में ये दिखा दिया जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद।